आइए हम अपने अगले सत्र की तरफ आपको लिए चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक और प्रेरक सेशन हमारा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आपकी करतल ध्वनि के साथ दिव्य सज्जनों विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, जो साथ ही मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, प्रिंसिपल खालसा कॉलेज, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आएंगे इस सेशन में और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कैप्टन डॉक्टर पुष्पलता जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी मंच पर आएं। मगध महिला कॉलेज now to have a galaxy of people: law, education, and defense, and at the same time
what is important here is देश है तो हम हैं, देश है तो हिंदुस्तान है, हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं तो हिंदुस्तान है। मैं सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर इफ़ यू कैन स्पीक वे आत्मनिर्भर भारत की बात हम कर रहे हैं सर, वाई वी नीड, हाउ वी नीड, what is the short term goal, mid term goal, long term goal that India could become Atmanirbhar in defense. No doubt you sir, you represent Air Force, but you are an expert and a genius in other two aspects, and now we have added space science and cyber warfare. Thoda sa sir, if you can give a initial comment and then we can take on from there, because we have more guests and we will also be taking those aspects. ये mix and match इसलिए important है क्योंकि सिर्फ वो गति शक्ति भारत सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं गति शक्ति, हाउ मल्टी मिनिस्ट्रीज मल्टी अप्रोच इज रिक्वायर्ड। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, आइसोलेशन में बात करते थे, हम कहते थे आर्मी का ये काम है, डिफेंस एयरफोर्स का ये काम है, और इतनी सारी कहानियां तो हम पत्रकार सुनते आए हैं। अब एडुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा मेडिकल वाले ये कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पुष्पलता जी से तो हम सुनेंगे ही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इतनी सारी डिस्कशंस होती थी, जब ये आ रहा था उसको कई साल लगे, वो कई बार रुक गई, उसके बाद फिर ये इशू आया कि अब आया तो अब लोग क्या कह रहे हैं, and then we will surely know the lawmakers are here. Sir, I'm really thankful, sir. You have come all the way from Punjab, sir, and it would be very much important for the learning. It is important because here the journalists are there, here the people, the future is here, sir. We have got a students from a university, because हमने ये एक thought process मेरा मानना है कि हम विरासत में उनको क्या देते हैं, ये हमें यदि हम दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी बना नहीं पा रहे हैं तो शायद हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। नाउ सर, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, यू आर रिटायर्ड बट यू आर नॉट रिटायर्ड, बट यू आर नॉट टायर्ड, आई मस्ट से सर। देखिए ऐसा है, मैं हिंदुस्तानी में ही वार्तालाप करूंगा। अटल बिहारी जी की हिंदी ना बोल पाऊँ तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई और बहनों कि हमको जब कोई बात करता हमसे तो हम उससे पूछते हैं ये क्या होना चाहिए, वो हमें कहता नहीं हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। पीस चाहिए तो पीस का मतलब क्या होता है? अगर आपको पीस चाहिए तो यू हैव टू बी रेडी फॉर वॉर। कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है दुनिया में कि आप पीसफुली बैठे रहें और कोई आपको पीसफुली रहने देगा। जब तक आप में शक्ति नहीं है आपको पीस मिल नहीं सकती। और शक्ति के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग फाइटिंग कैपेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग फाइटिंग कैपेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? आपको स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एंड अ बेस टू डेवलप ऑल दिस, मीन्स अ टोटल सिक्योर बेस। ये जो जिस सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूं वो बात है हमारे को मिस हो गई थी हमारे लोगों में। माफ करना, अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यहां, पर इतना बोलूंगा कि ये मिस हो गई थी। क्यों मिस हो गई थी? ये बात की बात है क्योंकि जब हमको भारत को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी, उस समय ये बात धारणा थी अब तो पीस आ गई है, आज़ादी है। अब तो किसी ने ये भी कहा था, एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन ने, कि अब तो हमें फौज की जरूरत नहीं है, पुलिस से काम चला लेंगे। और उसका मतलब ये हुआ, आपने जो देख लिया, तो जो आपकी जो मेंटल धारणा थी वो थी अब हमें एक्सपोर्ट नहीं करना, डिफेंस क्यों बनाएं, हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के प्रिय देश हैं, हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी जब चीज़ें होने लगीं तो दुश्मन ने देखा ये तो सबसे अच्छा टारगेट है, इसको कौन छोड़ेगा। वो चाइना ने जो आपको देख लिया बांडुंग में जो किया, और उसके बाद जो भारत के साथ हुआ वो हुआ क्योंकि हमारी धारणा ये थी हम तो फौज की ज़रूरत नहीं है। सन 62 में आपने 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे दिए तश्तरी में, और इसके बाद आपको फिर भी नींद नहीं खुली। हाँ, फिर लोगों को जागरूकता आने लगी, मीडिया, यूथ, एजुकेशन प्रोग्राम्स, उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने पूछा क्या है। तब पता चला
मैं एयरफोर्स वाला बैठा हूं, उस समय मैं स्कूल में था 62 में, जब चीनी अंदर घुस रहे थे तो कह रहे थे एयरफोर्स को इस्तेमाल मत करो, नहीं तो आपके बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, मद्रास, इलाहाबाद हर जगह चाइना बॉम्ब डाल देगा। चाइना के पास सिर्फ 4 जहाज थे जिनकी रेंज भी नहीं वहां तक थी। वो हालत थी और हमने ये हार ली। पर ये जागरूकता तब आई जब हमने अपना विचारधारा चेंज करी, थिंकिंग चेंज करी, डॉक्ट्रिन चेंज करी। और तब मैं कहता हूं जो हम बात कर रहे हैं 1947 से 2047 पे, तो ठीक है, उस टाइम हमने कुछ प्रोग्रेस करी, 1947 से करना शुरू किया, कुछ प्रोग्रेस हुई। पर जब 2014 में मैंने देखा एकदम से जैसे कि जूम एटीट्यूड जहाज का, रॉकेट का हो जाता है, वो हुआ। और अब जो हम पहुंचे 2022 में, 2023 में 25 साल जो रह गए हैं, वो है एक्चुअल जो आपको ले जाएगा इस जगह पे। आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई है, आपकी डॉक्ट्रिन चेंज हो गई है। और तब को पता चला, कल की खबर मैं बताता हूं, अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ईयू के मिनिस्टर्स को कहा कि देखिए, आप वर्ल्ड पोलराइजेशन की बात करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज होनी चाहिए, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। आपकी सारी बिजनेस ठप रह जाएगी। ये जो आपने पैसा एकत्रित किया पिछले 300-400 साल में एशिया और पैसिफिक एरिया को एक्सप्लॉइट करके, आपको एशिया पैसिफिक के साथ मिलना पड़ेगा। और यही अब देख रहे हैं आप, एशिया पैसिफिक एरिया बन रहा है, जोन बन रहा है, जॉइंट डेवलपमेंट होगी, को प्रॉस्पेरिटी होगी। आत्मनिर्भर भारत का जो चिन्ह है वो लीडर बन के आएगा, भारत को उसका लीडर बना रहे हैं। और आप देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, हर जगह भारत लीड लेगा। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जो बात कर रहे थे, क्वाड में भारत का अहम रोल होगा। और अब आती है भारत में कि फौज का रोल। अब भारत की फौज का रोल आपने देखा है किस तरीके से चीन किसका सामना अभी किया, किस तरीके से चीन को बता दिया सन 62 का भारत चला गया, हम जो हैं वो आप नहीं सामना कर सकते। और उसके बाद अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगले 25 साल को देख रहे हैं किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है। मेरे को कहा गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन और आत्मनिर्भरता के लिए करिए फौज को। अब हमने अपने शिप्स बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने टैंक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा अभाव जो हमारे को है इंजन बनाने का, क्योंकि हमारे पास मेटल नहीं थे, वो मेटल अब बनने शुरू हो गए हैं। राइफल, ऑनेस्ट राइफल नहीं थी हमारे पास, वो अब अमेठी में बननी शुरू हुई है। देर आए दुरुस्त आए। और रफाल, मैं नाम नहीं लूंगा वेपन्स के, सब हैं, रफाल भी है, ये जो मैंने चिन्ह लगाया हुआ है, और सुखोइज, हमारे ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे LCA एक्सपोर्ट होने वाला है, हमारे शिप्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टैंक्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब हमको कारगिल का भी याद भूल जानी चाहिए, जब हमको 125 मिलीमीटर के शेल्स की मांग करने के लिए हमको मांगना पड़ रहा था, सोने के भाव खरीद के आ रहे थे, वो सब चला गया। अब भारत आत्मनिर्भर था, भारत का झंडा लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस समय सारी दुनिया देख रही है। इसीलिए EU का मिनिस्टर हमारे EM के पास आया, इसलिए प्रधानमंत्री को सारे मिनिस्टर्स मिलने आते हैं। और मैं आपको बता दूं, अब जो आप देखेंगे, भारत सिक्योर होगा तो उसकी इंडस्ट्री सिक्योर होगी, उसके कल्चर सिक्योर होगा, उसके देश सिक्योर होंगे। और भारत की फौज के पास जब ये सिक्योरिटी आ गई है, आपको पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आश्वासन देता हूं कि भारत अब चांद को नहीं देख रहा, चांद के आगे देख रहा है। एयर एंड स्पेस फोर्स आगे जा रही है। इसके साथ मैं और विचार बाद में व्यक्त करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद। विंग कमांडर साहब, आपकी आवाज़, आपके विचार हमें प्रेरणा सिर्फ वर्दी पे के लिए नहीं देती, नतमस्तक हम आपके विचारों से भी और आपके जुनून से। मैं जब भी सर को बोला कि सर मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, ही टुक बाय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही सेड आ जाइए, कहाँ मिलोगे, कहाँ करोगे, IIC में करोगे इंटरव्यू, मेरे घर पे आ जाओ, मैं संडे को हूँ। और कल सर काठमांडू में थे, इन्होंने कहा कि तुम मुझको फ़ोन करके क्यों नहीं आवाज़ दिया, तुमने मैसेज क्यों दिया।
तो इन्होंने कहा, मैं सोचा सर भी व्यस्त होंगे शायद कॉल बैक कर लेंगे. ही सेड नो, आई विल डेफिनेटली कम फॉर योर प्रोग्राम एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई एडुकेट एंड मेक द क्राउड अवेयर अबाउट वेयर वी आर इन डिफेंस. एक डेडिकेटेड पैनल है हमारा डिफेंस का, जो कि 2:30 बजे हम करेंगे माउंट. वो आप लोग बने रहिए क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पैनल होने वाला है. Now I would like to thank you, sir. Thank you, Wing Commander, sir, for the time, energy, and space, and the interest that you have shown in Vision Television World, and the respect that the Vision Television always is like to bestow on you, and we are so proud of you at Vision Television World. आजकल मैं क्या कहूँ, आगे बढ़ते हैं. ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं. कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इस बात का भी है कि कानून को समझना और कानून को जो बनाते हैं. यदि आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट बी अवेयर हाउ लॉज आर बीइंग मेड इन इंडिया. पहले सरकार एक लॉ कमीशन को एक विचार देती है, लॉ कमीशन उस पर रिसर्च करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है, और लॉ कमीशन उस पर फिर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक खाका तैयार करती है. कोई भी कानून हिंदुस्तान में बनता है, और हिंदुस्तान का कानून आप लोग जानते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है. यूके डजंट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो अबाउट दैट. तो हिंदुस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कई बार उसमें फेरबदल भी हुई, उसमें भी लॉ कमीशन अपना योगदान देता है. सर, आई मीन इट इज जस्ट अनबिलीवेबल दैट हमारे साथ आज अमरजीत सिंह जी हैं, मेंबर लॉ कमीशन के. सर, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू. यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब फॉर दिस प्रोग्राम एंड ग्रेसिंग दिस प्रोग्राम. सर, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई विल से लॉ कमीशन कि आज के जो कानून के इश्यूज हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है सर कि कानून को बनाना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा एडुकेट करें सर कानून के बारे में. और इम्पॉर्टेंट, वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू व्हाट लॉ कमीशन डज एंड व्हाट लॉ कमीशन इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट. और लॉ कमीशन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत सरकार ने इंटरनेशनल लॉ फर्म को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उनको जगह दी है. Now they can, international law firms can practice in India. Sir, how will that change the legal fraternity? क्या हम बैक ऑफिस फंक्शन जो आईटी में था हम वहीं रुक जाएंगे? क्या हम नया लीप ले पाएंगे? क्या हमारे इंटरनेशनल लॉ फर्म्स जो आएंगे हिंदुस्तान में उससे एक नॉलेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी? May I request, please give a big round of applause to Amarjeet Singh ji, Member Law Commission. Sir, please enlighten us with your wisdom. Thank you, sir. Where we stand and what is our future objective, how to become India a very renowned country as compared to the developed countries of the world. So अभी हमें अब लॉ की बात करते हैं तो आई थिंक necessity is the mother of invention. So जैसे एक हिंदी की कहावत भी है कि दूध से जला हुआ पानी को भी फूंक मार के पीना पड़ता है. ऐसी सिचुएशन में बड़े लंबे समय से ये डिस्कशन चलता रहा है कि हिंदुस्तान में क्या वी शुड अलाउ टू participate and practice foreign law firms as well as foreign lawyers. ये ऐसी परिस्थितियों में कि क्या हमें बाहर के जो लॉ फर्म्स हैं उनको हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त देनी चाहिए. अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में अभी रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं जिससे जे एक नया आगाज़ हमारे कंट्री में हो रहा है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ऑब्वियस व्हेन द कंपनीज विल कम टू आवर कंट्री,
to participate in various sectors, the field of investment, then obviously they are experts, whether they are financial experts or legal experts. So their importance and their necessity, reason they are purposely they will depend upon them, and therefore until unless we are not permitting them to do their work comfortably, we cannot you see comfortably permitting companies to do their work in the country. So अभी लॉ की जब बात करते हैं हम, तो ऐसी परिस्थितियों में अभी हम बहुत सा टेक्नोलॉजी की वजह से हमने जो हमारे बहुत से केसेस पूरे कंट्री में पेंडिंग पड़े हैं और लोगों को न्याय लेने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसी परिस्थितियों में ऐसी टेक्नोलॉजी और की वजह से हमें काफ़ी डिस्पोजल जो है हमारे कंट्री में पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ द इन डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट स्टेजेस, तो उसमें हम धीरे धीरे इसको डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उसको मैनेज करने में काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट की सिचुएशन में आ गए हैं। अब दूसरी बात है लॉ की। अब इतनी सोशल मीडिया की वजह से इतनी जागृति लोगों के बीच में उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस आई है, जिसकी वजह से कोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है और बहुत से जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसके लिए डिफरेंट जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वहाँ से और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉ कमीशन को कार्य दिया जाता है कि कैसे सोशल सेक्टर में लॉ बना के लोगों को, अपने देश के लोगों को न्याय प्रदान करना है और दूसरे जो सिस्टम्स हैं उसमें न्याय प्रदान करना है, तो उसके लिए लॉ कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है। ड्यूरिंग 19th लॉ कमीशन हम लोगों ने कुछ ऐसे लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किए हैं जिससे एक यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में आए और लोगों को पूरे कंट्री में न्याय जो मिले, जितने पेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया है, काफ़ी वर्क किया है। बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिससे सोशल सेक्टर में वो काम करना चाहते हैं, बट उसके लिए कोई अनेबलिंग लॉ ना होने की वजह से जो उसकी इन्फोर्समेंट है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वजह से हमने कमीशन में ऐसी लेजिस्लेशन लेके गवर्नमेंट को रिकमेंड किए हैं जिससे कि सोशल सेक्टर में लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लवलीहुड एंड शेल्टर एंड लवलीहुड, हमने एक लेजिस्लेशन जो पूरे कंट्री में जो लोग एक लेवल से नीचे रह रहे हैं उनको कैसे रोज़गार मिले और कैसे उनको अपनी रोटी, कपड़ा और मकान उसकी सुविधा गारंटेड हो और ताकि वो अपने अच्छे ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। उससे इम्प्लीमेंटेशन से हमारे कंट्री में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नीचे जो हमारा, क्योंकि मुल्क में 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में रहती है। ऐसा ही एक और लॉ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया है, दैट इज़ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, जिससे आम जनता को टैक्स का बोझ ना पड़े और खुद ब खुद वो एक जो सेक्शन है उसी से जनरेट करके उनकी वेलफेयर का
काम हो और यूनिफॉर्मिटी उसमें हो पूरे कंट्री में, उसके लिए काम किया जा सके। सो ऐसे बहुत से और एरियाज़ हैं जिसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिससे जो एक विजन जो आने वाले समय में हम अपना देश को उन देशों के बराबर खड़ा कर सकते हैं, तो इन रिफॉर्म्स की वजह से वो और इफ़ेक्टिवली जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको रिलीफ मिलेगा और उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं इन्हीं शब्दों से अभी विराम देता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद हूँ, ऑर्गेनाइजर्स का, मिस्टर प्रणब जी का। थैंक यू वेरी मच। Ever so thank you, sir, for enlightening this audience, because law and understanding law is very important. And as when I was growing as a student of political science, I always used to think कि law इतना complicated क्यों है, लेकिन उसमें इतनी बारीकियाँ होती हैं, इतना important चीज़ें छिपी होती है, because law हमेशा के लिए बनती है, अगले 50-100 साल के लिए बनती हैं, तो इसलिए उसमें बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, उनको समझना पड़ता है। Thank you, ever so thank you, sir, for taking all your time, coming all the way from Punjab and making us understand in basic, simple words. Let's move forward. Academicians हमें ज़िंदगी भर सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब नहीं था, कितने दशक तक उसकी तैयारी हुई, कितने सालों तक उसकी तैयारी होती रही, ये तो अब हिस्ट्री के गर्त में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी has come, now it is workable, now it is implemented, it has been implemented and उसके इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे पास 2 एकेडमिक्स के धुरंधर हैं, खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल सर। I'm ever so thank you, sir. I called you only day before yesterday and you readily agreed to come. But आज हम ये एक अजीब सी सिचुएशन होती है जब एकेडमिक से हम उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बिकॉज एकेडमिक्स आर इनटू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो जब हम एकेडमिक से उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो ये हम सोचते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, वो हमको कुछ बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत का फ्यूचर के बारे में एकेडमिक्स क्या सोचते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो 2 टॉपिक अब हम बहुत छोटे छोटे द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इनका फार रीचिंग इम्पैक्ट है। फर्स्ट सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, हमारे साथ खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं। सर, वी आर सो indebted to you. Vision Television World is so indebted to you that you have chosen today to grace the occasion, and we want you to talk about $5 trillion economy, $30 trillion economy. Is it a myth? Is it a reality? Is it workable? Is it doable? But there is no other option if India is standing at 5th place in the world, doesn't move up the ladder, which means अगले 50 साल में यदि 200 करोड़ हमारी पॉपुलेशन होती है तो इकोनॉमी को भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। तो I've twisted my question for the future because we are talking about vision अमृतकाल भारत का 2047 में हिंदुस्तान का, 2050 में हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन होगा उसके लिए इकोनॉमी कितनी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड में कहीं अड़चन आएगी, लेकिन आवर नियर गोल इज $5 trillion economy, our long term goal is $30 trillion economy, and our very long vision, a principled vision is developed world India. Please sir, please grace the occasion and give a big round of the applause to sir. सबसे पहले तो विजन टीवी वर्ल्ड को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मेरे अपने विचार जो हैं लोगों के साथ साझा करने का जो अपॉर्चुनिटी दिया है। कमिंग डायरेक्टली टू द टॉपिक कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी और 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इनमें क्या संबंध है और क्या फिजिबिलिटी है। देखिए, भारत
का जो सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता का एक ऑब्जेक्टिव है वो पहले भी था। 30वीं अगर 5 वर्षीय योजना की बात करें तो उस टाइम, मगर वो आत्मनिर्भरता संकुचित हमें जो है उन्होंने नीचे करके जो है बिल्कुल एक संकुचन की जो स्थिति में ला के खड़ा कर दिया। और एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि पूरा रेडिटिविज्म तकरीबन 50 साल, अगर 1947 से लेके अगर हम 1990 तक की बात करें तो ये तकरीबन 40-50 साल का जो समय है, उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल संकुचित के रह गई। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के आने से लिबरलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, पर जब वाजपेयी जी ने देश की वागडोर संभाली तो जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट टर्न स्पीडली जो है वो प्रोसेस शुरू हुई। और आज हम इस स्थिति में हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उस टाइम हमारे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही सीमित थे। हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी या जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो तकरीबन ना के बराबर थे। आज अगर हम देखते हैं तो पिछले 10 वर्षों में हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वी आर परहैप्स दी 4th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहले चाइना, फिर यूएस और जापान, चौथे नंबर पे इंडिया है, चौथे या 5वें नंबर पे, जिसके पास आज की डेट में जो लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट अभी आई है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर 593.6 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो एक जो आत्मनिर्भर का अब विजन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो ये है कि हम सिर्फ आत्मनिर्भर इस तरीके से नहीं हैं कि अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स को कम करके एक्सटर्नली हम आत्मनिर्भर हो जाए। अब जो है पूरा विजन जो है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है ये शहरी और देहाती विकास के साथ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें रोज़गार के अवसर, लोगों को स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो है इनकरेज करने का जो विजन है वो साथ साथ डेवलप हो रहा है। इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो साथ साथ उसको एक स्पेशल प्रोत्साहन दिया गया है। हम देखते हैं कि आज तकरीबन 35% जो है वो सर्विस सेक्टर से हमें अपनी जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं सकल उत्पाद, वो हमें मिलता है। तो एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको हम सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक्स में कह देते हैं, उससे जो है उसका काफ़ी हिस्सा कम वो होता गया दिन प्रतिदिन, पर आज ये ज़रूरत महसूस हम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। ये बिल्कुल सही, जब 2019 में रेड फोर्ट के पटल से प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया था कि हम 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव कर लेंगे, तो वो पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट था। उसमें अगर हम अब भी देखें तो हमारे ये जो 2.5 साल का समय था पेंडेमिक का, जिसमें कोविड का समय कहते हैं, इसमें काफ़ी सेटबैक हुए हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट के केस में, बाकी चीज़ों के केस में, मगर जो लीस्ट डैमेज्ड इकॉनमी रही है वो इंडिया की रही। और हम देखते हैं कि अभी भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड ओवर चल रहा है वो, उसमें भी इंडिया जो है वो, भारत जो हमारा देश है, ये सबसे कम अफेक्टेड है। ना तो हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतनी बुरी है, ना कोई हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ है। सो जो रेजिलियंस है इकॉनमी की, जो इसकी एक रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल शॉक्स के लिए, वो मुझे लगता है कि पिछले तकरीबन 8-10 साल में इतनी रेसिस्टेंस आई है कि किसी भी किस्म के एक्सटर्नल शॉक को हम सहन कर सकते हैं। और दूसरा एक जो नेक्स्ट जो वो चीज़ है वो ये है कि ये ज़रूरी है कि हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करनी है तो हम एक सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें जैसे सरदार अमरजीत सिंह जी ने बताया है कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं
और आप भी आज भी जो है तकरीबन 15 से 17% जो हमारा जीएनपी है या जीडीपी है, राष्ट्रीय आय, वो खेती सेक्टर से आती है, और तकरीबन 55% जो वर्कफोर्स है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये ज़रूरी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, और इसकी तरफ बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे वो सिंचाई के माध्यम की बात करें, क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, उन क्षेत्रों में जहाँ रेन डेफिसिट एरियाज़ हैं, जहाँ इतनी प्राप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, उन क्षेत्रों की डेवलपमेंट की बात करें। सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की स्पेशल स्कीम्स हैं जो रिसेंटली अनाउंस भी की गई हैं, और इसके लिए काफ़ी सारा एलोकेशन भी किया गया सेंटर की तरफ से, और स्टेट्स भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज जुटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 या 27 तक, जो अगर 2024 पर ये वाला अगर पेंडेमिक का पीरियड नहीं आता, तो शायद 2024-25 से पहले भी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का एक ऑब्जेक्टिव पूरा किया जा सकता है। बट एट दी मोस्ट इट विल बी डिलेड बाय 6 to 7 months। और जो लेटेस्ट IMF ने भी फिगर्स दिए हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट, पहले तो उन्होंने 7.2% बताया था, और अब जो है उन्होंने रिवाइज करके 6.8%, और इंडिया विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और ये इसके फास्टेस्ट ग्रोथ खाली दूसरे देशों के ऊपर नहीं निर्भर है। हमारी ये ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारा विकास बढ़ता है, हमारे बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों की जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। पर दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट्स हैं, जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है, उस पर पूरी सोलर एनर्जी को टैप करने की बात आई। तो ये आत्मनिर्भरता, जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, उसकी तरफ पूरा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 10 वर्ष में किसी गांव को रात को अगर बिजली चाहिए, या हमें पंखे की ज़रूरत है, या इन चीज़ों की ज़रूरत है, इवन जो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हम खेतों में यूज़ करते हैं, इन चीज़ों के लिए हमें शायद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत ना पड़े, सोलर एनर्जी से ही हम काम चला रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास विकसित होती जा रही है। साथ साथ जो है हम जो है एजुकेशन में विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पूरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। ये नहीं कि पहले हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज नहीं थी, 1968 में, 68 में भी पॉलिसी आई, 86 में भी पॉलिसी आई। ये तकरीबन काफ़ी सालों के बाद, 30 साल से भी ज़्यादा समय के बाद हमारे पास 2020 वाली जो पॉलिसी आई है, इसको बहुत डिस्कस करने के बाद जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके सजेशंस लेने के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट आया है। और अब जैसे अभी अनाउंस किया जा रहा था पेडस्टल से कि जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें जो पहले बाउंड्रीज थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जैसे जैसे हम एक लेवल से आगे दूसरे लेवल में प्रोग्रेस करते हैं, तो स्किल और वैल्यू एजुकेशन दोनों का जो है एक पर्याप्त मिक्स हमारे कोर्सेज में दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ बच्चे अगर मेजर माइनर कोर्सेज उन विषयों में करना चाहें जिन विषयों में उनको लगता है कि उनकी स्किल की ज़रूरत है, तो वो साथ साथ स्किल के साथ जुड़े रहेंगे। और कॉरपोरेट सेक्टर जो है ख़ास करके उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो टाई अप करें। और ये पहले वाली बात ही है, कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत सारी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। वो ही अगर अपनी रिक्वायरमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में, आई थिंक वी आर द फर्स्ट टू अडॉप्ट इट। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने सबसे पहले जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को तैयार किया। और UGCF, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कुरिकुलम फ्रेमवर्क करते हैं, जिसमें स्किल कोर्सेज, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज हर कोर्स में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और इसके साथ साथ देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज भी दिए गए हैं। जैसे योगा की विद्या है, हमारे एज राष्ट्र हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सभी को जानना क्यों ज़रूरी है, और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो ये एक पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि देयर इज़ नो
पॉइंट ऑफ रिटर्न नाउ। तो ये जो इकॉनमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है आने वाले वर्षों में, ना सिर्फ जो किसी ये नहीं है कि गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कुछ एक हिस्सों में हमारी स्टेट्स में जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम है, वो एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेके उनको एक प्रॉपर तरीके से जो है डेवलप करने की बात हुई है। अमृतकाल का जो विजन है, इसको हम 2047 तक किस तरीके से एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अपने राष्ट्र के प्रति पूरी कमिटमेंट के साथ पूरे राष्ट्र को तैयार करना, पूरे देश को तैयार करना, मुझे लगता है कि काफ़ी फिजिबल है और मोदी जी के नेतृत्व में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, ख़ास करके एजुकेशन सेक्टर में जो एक नई अवेयरनेस आ रही है, वो काफ़ी स्पीडली हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है। और सर्विस सेक्टर में मुझे लगता है कि उसका रोल तो बना रहेगा और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो भी इसमें काफ़ी आएंगी। और क्योंकि हमारे पास एक अभी पॉपुलेशन डिविडेंड की बात हो रही थी, तकरीबन जो 64% पॉपुलेशन है वो 35 साल की एज के नीचे होने का ये एक एडवांटेज है। और एजुकेशन पॉलिसी और स्किल कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी स्किल सेक्टर की। जो हमारी स्किल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो ये यंग पॉपुलेशन को हम तैयार करेंगे। और ये ही नहीं बल्कि आप देखोगे कि अगले 20 साल में भी, अभी भी अगर हम यूएन में देखते हैं तो मेजॉरिटी जो वहाँ उनके एम्प्लॉइज़ की है, चाहे हम यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें, तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस भारतीय काम करते हैं। और आने वाले वर्षों में जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारी पार्टिसिपेशन ना कि खाली इंडिया में, बाकी दूसरे देशों में भी काफ़ी, उनकी इकोनॉमीज में भी इंडिया बहुत इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने वाला है। जयशंकर जी ने बहुत सही, कल जो आज प्रेस में रिपोर्टिंग हुई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिसकी यूरोपियन यूनियन बात कर रही है, उसमें इंडिया का एक अपना रोल है। वो चाहे हम इंडियन ओशन की बात करें या जो है पूरे विश्व को लोग के विकास की बात करें, nobody can ignore us. We are the youngest nation and we will exploit this potential. Thank you very much. Professor Jaswinder Singh, Principal Khalsa College. Thank you, sir. Thank you very, very much for the insightful double input on. I was looking for single input, but you gave a double dollop of double input, which is not only new education policy but also $5 trillion economy. जैसा एक आजकल वो चलता है, क्योंकि I always feel पकौड़े तलेंगे, मैकडोनल्ड वहीं से आया था, पकौड़े तलेंगे और सारी जितनी कंपनियां FMCG वहीं से आई थी। और FMCG, sir, you'll vouch for that FMCG companies are the one which are generating maximum employment and at the same time revenue. Western world को ले ले, पूरी दुनिया को ले ले और हिंदुस्तान को ले ले। ये छोटी पकौड़े तलना, ये हम एक लहजा यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से। शायद आई थिंक you want to comment on that, because पकौड़े तलना बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं और उसमें सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की जो बात है और वो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट द लर्निंग्स आर ऑल अबाउट, इजंट इट सर? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इनकी अपनी एक भूमिका है, इनकी अपनी एक रोल है किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में। ये दोनों चीज़ों में आ जाती है, ये सर्विस और एक आप देख सकते हो कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का एक बहुत अच्छा सुमेल है। और आज कोई भी इंडस्ट्री जो है वो सर्विस सेक्टर में के साथ अगर इंटीग्रेट नहीं होती, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन एक्सपोजन है और कंज्यूमर की अवेयरनेस भी है। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बात पकौड़े तलने की तो है ही है, मगर इससे कहीं लार्जर विजन जो है उसके ऊपर इंडिया का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है वो काम भी कर रहा है और बहुत सारा जो है हमें रेवेन्यू भी इस एरिया से मिल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें सर्विस सेक्टर को तो इमीडिएटली तकरीबन 3 ट्रिलियन सेफली हम बेट कर सकते हैं कि इन द नेक्स्ट 1 or 2 years वी विल बी अर्निंग फ्रॉम दिस सेक्टर।
थैंक यू सर। सर आपने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि कॉरपोरेट सेक्टर हैज़ अ विजन और एकेडमिक्स उससे जुड़ जाए और या कॉरपोरेट सेक्टर एकेडमिक्स के साथ काम करे। इट इज़ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया। हमारे साथ विनीत नाहता जी हैं, हम उनके भी सुनेंगे, बट आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम कैप्टन डॉक्टर पुष्पलता जी। आप पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं मगध महिला कॉलेज में। मैडम, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि महिला कहते हैं समाज को बनाना हो, घर को बनाना हो तो पुरुष बनाता है, यदि समाज को बनाना है तो महिला बनाती है। और शायद वहाँ से वो क्यों लूँगा मैं आपसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लड़कियों का कितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो छोटे छोटे आयाम हैं, आज प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कहा था तो उसमें लगा कि ये क्या है, लेकिन सच बात तो ये थी कि जो पॉपुलेशन मिसमैनेजमेंट था उस पे लोगों ने पहली बार ध्यान दिया। और पहले क्यों नहीं दिया? मैं आपसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा। मैं जानता हूँ लंच इज़ वेरी राउंड द कॉर्नर एंड विल बी गोइंग फॉर लंच एट 1:30 और विनीत नाहता जी को भी सुनना है, तो मैं आपको संक्षेप में आप मुझे इसके बारे में बताएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाउ गर्ल्स आर लुकिंग एट इट। बिकॉज अब कहते हैं अब वो होम साइंस वाली सब्जेक्ट नहीं रही, अब वो टेक्नोलॉजी और एरो साइंस की सब्जेक्ट है। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में, मैं विनीत नाहता जी को भी पूछूंगा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में इंदिरा नूरी जो इतने बड़े कॉर्पोरेट की उनको रिप्रेजेंट किया, हाउ इज दैट ट्रांसलेटिंग इनटू द गर्ल्स एंड एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट्स, women students around the country and around the world? Thank you. Please, Dr. Pushpalata, she is also a captain in NCC. So आपका dual role है, but we are all so proud of you. Thank you. सर्वप्रथम मंच पर आसीन हमारे डिग्निटरीज और इस सभागार में उपस्थित हमारे डिग्निटरीज का मैं स्वागत करती हूँ, और विजन टीवी वर्ल्ड और उसके सारे तमाम को पार्टनर्स का स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया है आज के आज़ादी के 2047 अमृतकाल के विज़न डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है और सबसे बड़ी बात है, मैं इसके लिए उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सा कैनवस इंडियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोशल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलपमेंट के लिए सोचा है और उसके लिए एक माइंड मैप डिसाइड करने की कोशिश की है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 जो कि एक बहुत ही बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है किसी व्यक्ति से, इंडिविजुअल। और जब इंडिविजुअल आत्मनिर्भर होगा तभी सोसाइटी आत्मनिर्भर होगी, तभी कंट्री आत्मनिर्भर होगी, और भारत का वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब हम इंडिविजुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया, स्किल ट्रेनिंग, एबिलिटी इन्हांसमेंट और जॉब ट्रेनिंग और जॉब का प्लेसमेंट। लेकिन मैं कुछ मुद्दों पर अपनी अलग बात कहना चाहूँगी जो अछूता रह गया था। वो था कि व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ों का समावेश होना जरूरी है। फर्स्ट माइंड, सेकेंड बॉडी, थर्ड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल अगर एक डायरेक्शन में, कोऑर्डिनेशन में चले तभी एक व्यक्ति सही शिक्षा हासिल कर सकता है। अगर हम उसे सिर्फ फैक्चुअल ट्रेनिंग दे, ही और सी विल बिकम जस्ट ए रोबोट। अगर उसमें वैल्यू नहीं हो तो वैसे लोग शिक्षा को सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कागार बनाएंगे, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इसका उदाहरण है। और माइंड और बॉडी के साथ अगर सोल प्योर ना हो तो भी हम सही रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। और इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू एजुकेशन की बात की गई है। और जब हम वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं स्वामी विवेकानंद के थॉट को कोट करना चाहूँगी।
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपने भाग्य के रचयिता हो, और आप अपना अगर भाग्य बनाते हो तो उससे समाज और राष्ट्र का भाग्य बनता है। और जब आप अपना भाग्य बनाते हो तो उसके लिए ज़रूरत क्या होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है माइंड, बॉडी एंड सोल के कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहले जब आप अपना कोई विचार, आपके दिमाग में कोई थॉट आती है, उस थॉट को आप सोचते हो, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसको आप एक्शन में लाते हो, और जब वो और भी अच्छा लगता है तो बार बार एक्शन में लाते हो। जब बार बार एक्शन में लाते हो तो वो क्या हो जाती है? आपकी हैबिट। और जब वो हैबिट बन जाती है फिर इजीली आप उस काम को कर पाते हो, और जब वो हैबिट बार बार करते हो तो वो फिर आपके संस्कार में शामिल हो जाती है, और वो संस्कार आपकी डेस्टिनी को बनाती है। तो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमारे बच्चों में वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को लाने की ज़रूरत है। सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल ट्रेनिंग देने से बात नहीं हो पाएगी, और इसके लिए ज़रूरत है कि हम बैक टू वेदास। आपने देखा था गुरुकुल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन सारी चीज़ों को, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को शामिल किया गया है। थैंक यू सर। उस गुरुकुल सिस्टम में हम स्टार्ट करते थे अपनी क्लासेस सबसे पहले मेडिटेशन से, जिसमें कि आप अपने थॉट पे, अपने बॉडी पे, अपने बिहेवियर, एक्शन, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल कर पाओ। अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो और साथ ही साथ आपको वैल्यू एजुकेशन मिलती है तो आप एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग बनोगे। और जब वो वैल्यू एजुकेशन के तहत आपको शिक्षा दी जाती है तो आप एक बैलेंस इंसान बनोगे। क्योंकि मैं 20 साल से एजुकेशन में हूँ और मैंने देखा है कि बच्चों में अगर आप सही ढंग से वैल्यू एजुकेशन ना दो तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कगार बन जाता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, सुसाइड। और अगर इन सारे चीज़ों को रोकना है तो हमें सहारा लेना होगा अपने बैक टू वेदास के वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी से। हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो शामिल की गई है उस डॉक्यूमेंट पे इन सारे चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की गई है जिससे कि इसको शामिल किया जाए। जहाँ तक गर्ल्स या विमेन का कंट्रीब्यूशन का इंडिया के इकॉनमी में या भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है तो हम कहते हैं मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। तो सबसे पहले अगर किसी सोसाइटी या किसी नेशन के डेवलपमेंट को देखना है तो वो डेवलपमेंट नज़र आता है विमेन के डेवलपमेंट, विमेन के पोजीशन पे। और इसीलिए ज़रूरत है कि विमेन या गर्ल्स को आगे लाया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या इस तरह के जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स लाए गए उसका असर हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आज आप देख रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में भी लड़कियों को जो शॉर्ट टर्म कमीशन था उसे हटा दिया गया, परमानेंट कमीशन किया गया है। मैं एक एनसीसी ऑफिसर हूँ और मैंने देखा है कि जैसे ही बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। और जब वो एक कॉन्फिडेंट इंसान होगी, एक कॉन्फिडेंट मदर होगी तो वो अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाएगी और वो कल को एक कॉन्फिडेंट सिटीजन बनेंगे। और ये अगर आप हम बैक टू वेदास या बैक टू हिस्ट्री देखें तो आप पाएंगे इस तरह की ग्रेट विमेन हमारे देश में रही हैं। और शुरुआत आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी 50% आबादी को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ें और उसको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएं, जिससे कि जब भारत आत्मनिर्भर हो, भारत जब विश्व गुरु बने तो उसमें लड़कियों औरतों के साथ विमेन और मेन दोनों का एक कोऑर्डिनेशन हो। और वही कोऑर्डिनेशन हमें आगे ले जाएगी। जब हम अपने डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो 50% आबादी में अगर आप उसकी परसेंटेज रेट देखिए तो आप गवर्नमेंट जॉब में 5 to 10% विमेन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 7 to 8% है। तो अगर उसको हम 30%, 40% या 50% कर दें तो ऑब्वियसली इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है।
मैं समाज के तमाम स्टेक होल्डर का आह्वान करना चाहती हूँ कि वो अपने अपने स्तर पर विमेन और गर्ल्स के एजुकेशन, उसके डेवलपमेंट, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सेल्फ रिलायंट लेवल पे उनकी मदद करें, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, जिससे कि हम एक विकसित राष्ट्र बना सकें। वुमेन एंड गर्ल स्टूडेंट की एजुकेशन के बारे में जो आप काम कर रही हैं वो वाकई सराहनीय है। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत को आज मैं अगले डिस्कशन और अगले स्पीच के लिए या उनके ऑब्जर्वेशन के लिए इनवाइट करूंगा। साइलेंटली अपना काम करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, अपने आप में अपनी एफर्ट लगा के और अपनी एजुकेशन को एक ज़रिया बना के लोगों को नौकरी भी देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। थिंक अबाउट ए पर्सन हु इज़ मेंबर चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK. He is MBA from Manchester University. I was in UK and I know how tough it is to get into the University of Manchester, and worldwide I can vouch that MBA from Manchester University is one of the best. I don't remember the number in the world, but surely it is on top of it, top 50 surely. I mean, that is what I can look for. Member Public Debt ऑफिस ऑफ RBI. एक्चुरियल साइंस के एक कोर्स है, फोर्टे इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, फोर्टे इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, एंड ही इज माय फ्रेंड, माय source of inspiration and income. I can say he has been very kind to, on my one call, he said that I'll sponsor you Pranab, I look forward to your program. And आज इन्होंने पूरा दिन, आज स्टॉक मार्केट खुला हुआ है, मंडे है, मंडे को स्टॉक मार्केट की क्या ज़रूरतें होती हैं, जो लोग अब स्टूडेंट्स हैं या स्टॉक मार्केट को जानते हैं वो बताएंगे। लेकिन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू विनीत नाहता जी। यू हैव टेकन योर टाइम, यू हैव इंस्पायर्ड मी टू वर्क, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टेकन टाइम टू बी हियर टुडे। लेट्स टॉक अबाउट, जो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि कॉरपोरेट को एकेडमिक्स के साथ टाई अप करना है, एकेडमिक्स को कॉरपोरेट के साथ टाई अप करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। Tell us something, enlighten us with your wisdom. You have a worldwide network of friends and associates. You have and the social human being that you are. How do you take time? I fail to understand. I say myself that I work religiously for 16, 17, 18 hours, but you put me down. But I'm ever so proud of you. Vineet Nahata ji, thank you very, very much for coming, and please enlighten us with your wisdom. I shall continue with what Sir said about the state of affairs of the Indian economy. Most of the salient features he has already covered. A few new observations, I'll just highlight them. Our country happens to be this year chairing the presidency of G20. Indian sovereign debt market happens to be at the cusp of a new turnaround. We are supposed to be included in the national bond index, in the sovereign bond index of MSCI. So this is going to be a game changer as far as the fund inflow of overseas in Indian sovereign debt is going to be in times to come. And it is going to be a milestone as far as our outreach to the 5 trillion economy is, as far as the funding part of the 5 trillion economy is concerned, because infrastructure happens to be the major challenge, where long-term gestation period is there, long-term funds are needed, and in the past we've had debacles where longer duration infrastructure projects were funded by short duration loans.
ILNFS happens to be the case. Apart from that, we had the debacle of Yes Bank. So this Indian sovereign debt market right now happens to be at the sweetest spot as far as the foreign institutional investment is concerned. I'll just give you an example. Our economy is the only economy where a real rate of return happens to be positive. If you must have studied in your olden days, the real rate of return happens to be the nominal rate, which is the sovereign yield, the interest rate of government securities minus the inflation. At present, we are having a real rate of return of 2%, which is absolutely magical. If you compare it with the Western world, United States has a negative real rate of return of close to 3.5 to 4%. Even UK. India is one of the brightest countries and the only countries where the intrinsic worth of our currency happens to be very, very strong. And we are expecting a good inflow. In the last monetary policy, the interest rates were left flat. This was in contradiction to the interest rates being raised across the world. United States raised their interest rates to combat inflation. UK raised, even European Commercial Bank, they had raised. We have gone in for a pause with a view on the declining inflation, and now yesterday and day before, the inflation figures, CPI and WPI, which came in, were very, very favorable. In fact, WPI is negative now. So what I wanted to say is that our economy happens to be one of the fastest growing and strongest in the terms of our the pillars on which our economy is standing. The demographic dividend, as Sir mentioned, happens to be icing in the cake, and the savings nature of the Indian population, that happens to be the backbone of the strength of the economy. This is what I wanted to say, and wish you all the best. विनीत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा. आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा. आप रियल असेसमेंट आप दुनिया के लोगों के साथ आप डील करते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ NYSE, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लंदन स्टॉक मार्केट, you understand what is happening in Singapore, you understand what is happening in Japan. दो बातें actually. Where is India standing, and how do you do your 24-hour cycle of understanding the whole, keeping yourself abreast as a human being, as an individual? One is understanding the market and where is BSE going. हमने 10 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि BSE का नंबर यहाँ जहाँ आज है वहाँ तक कभी हो भी पाएगा. 20 साल पहले हमें मालूम भी नहीं था कि BSE का नंबर क्या है. थोड़ा सा एक if you can tell in 1 minute or 2 minutes, that would be great, sir. Because ये जानना ज़रूरी है कि आपका देश कहाँ है. ये जानना ज़रूरी है कि आपका देश क्यों प्रोग्रेस कर रहा है. ये जानना ज़रूरी है कि BSE और NSE की क्या स्ट्रेंथ है. प्लीज़ सर. As I said, our economy is poised for a big takeoff. The young population, which happens to be productive, this is one of the mainstays. Agriculture, as Sir said, happens to be the major contributor of our economy. The agricultural sector happens to be providing a great fillip. The best practice management in agriculture. Now you must be knowing drones are being used in seeding, spraying, irrigation. So the new practices, we have been able to adapt the artificial intelligence and the new age technology in various agricultural practices, in manufacturing. This is aiding in a big way. I would like to mention here the defense. Earlier we used to import the most sophisticated weapons. Now we happen to be exporting. Pranav ji mentioned that the success stories and the Sensex. If you just compare the share prices of our defense companies, our homegrown defense companies,
like Hindustan Aeronautics Limited, Mazgaon Dock, Bharat Electronics, Bharat Dynamics, Midhani, Garden Reach Shipbuilders. These stocks have more than doubled or tripled within a very short span of time. India is exporting in a big way to third world countries and even advanced countries. It has various patents in defense. Coming to the other sector of, say, specialty chemicals and chemical fertilizers. After the COVID pandemic, many of the European and American buyers, especially USA and UK, they have stopped importing chemicals and other allied manufactured items from China. India and Vietnam, these are the two countries which happen to be the major beneficiaries of the vacuum which has been created. India has taken a leap, although Vietnam is leading in this, but India also doesn't lag behind. So there, because of China moving out, a good space is created for Indian manufacturing industry. Plus the Make in India initiative of the government has gone in a big way to change it. The productivity linked incentive scheme, which has been introduced by the Ministry of Commerce, this is aiding in a big way in giving boost to the Indian manufacturing sector. So going forward, as I said, as far as the cost efficiency is concerned, inflation in India is pretty low. So this is going to give us a very big advantage as far as our exports need to be competitive in the external world. I hope I have covered most of the points, and I hope we rise and progress fast. The $5 trillion dream of India, I expect that it is going to be achieved much sooner if the GDP growth rate happens to be at a rate of 9.5% to 10%. Thank you. Thank you so much, Vineet. And please put your hands together to express our gratitude to all the panelists present on the stage. अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर इस तरह की एक सोच, एक विजन हम सबको मिला इस सेशन के माध्यम से। और ये बात हम सब जानते हैं, जहां कुछ वर्ष पहले तक एक राइफल भी बाहर से मंगाई जाती थी, आज एयरक्राफ्ट देश में मेक इन इंडिया की वजह से पॉसिबल हुआ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की वजह से पॉपुलर हुआ और संभव हुआ, और हम आज उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से पिछले कुछ वर्षों में 1800, ये 2018 तक की बात है कि 1800 ऐसे कानून जो बहुत पुराने हो चुके थे, सैकड़ों साल पुराने, उन्हें निरस्त किया गया, ख़त्म किया गया, क्योंकि उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं थी। और उसके बाद भी लगभग 1800 कानूनों की पहचान की गई जो कि उस प्रक्रिया में है, यानी उनको हटाने की ज़रूरत है। सब कुछ बदल रहा है, बदलने की दिशा सही होगी, इसी सोच को लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और 2047 तक उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। और उसमें शिक्षा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता, संभावना उसके अंदर है, और इसलिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से उस पर बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो इन सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आभार खासतौर पर हम पैनलिस्ट का आभार और मेमेंटो उन्हें भेंट करें उसके पहले जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और इवेंट को आपको इस रूप में इतना प्रोफेशनल ढंग से, इतना मेटिकुलसली डिज़ाइन करके आप तक पहुंचाने में जिन्होंने हमारी मदद की है, हमारे साथ जो खड़े रहे दिन रात, वैसे श्रीकांत समल और मिस्टर अविनाश झा, डायरेक्टर रॉयल इवेंट मैनेजमेंट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर एक बार आएंगे ताकि उन्हें हम फेलिसिटेट कर सकें। उनको दरअसल निकलना भी है, थोड़ी जल्दी भी है, तो इसलिए ये मौका है कि उन्हें बुलाकर हम उनका फेलिसिटेशन कर सकें। मिस्टर श्रीकांत समल और अविनाश झा, प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।
salute all of you, and we express our gratitude to all of you for your presence, your contribution. You enlightened us.